So basically we'll be starting with chemistry today, and when I talk about chemistry, it has three parts. Chemistry में तीन parts होते हैं, ठीक है? So chemistry is divided into physical chemistry, organic chemistry and inorganic chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, ठीक है? देन वी टॉक अबाउट एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर्स, ठीक है? एलिमेंट्स की अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स की बात करते हैं, मिक्सचर्स की बात करते हैं, ठीक है? तो ये सारे जो है सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सब से बनता है फिजिकल केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वी टॉक अबाउट कार्बन, कार्बन एंड कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, फुलरीन, ये सारे जो है कार्बन से रिलेटेड कंपाउंड्स में आ जाते हैं, ठीक है? तो एवरीथिंग इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कार्बन। कार्बन से ही अलग अलग चीजें बनती है, उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है? सो दिस इज अबाउट ऑर्गेनिक। व्हेन वी टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक डील्स विद जैसे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है? देन वी हैव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये सारी चीजें, ठीक है? दिस इज अबाउट इनऑर्गेनिक, ठीक है? एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच वी कॉल एज जनरल केमिस्ट्री। नाउ इन जनरल केमिस्ट्री व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटम्स, ठीक है, मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है? देन व्हाई डू केमिकल्स रिएक्ट विद ईच अदर, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? रिएक्शंस होते हैं तो क्यों होते हैं, ठीक है? उसके बाद वी विल बी टॉकिंग अबाउट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स, ठीक है? एंड विल बी स्टडीइंग अबाउट द पीरियोडिक टेबल, ये सब जनरल केमिस्ट्री में आता है। सो ऐसे मेजरली इसको हम लोग तीन हिस्से में बांट सकते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसमें से एक पार्ट ऐसा होता है जो कि जनरल केमिस्ट्री, जो कि तीनों में कहीं ना कहीं लगने वाला है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में भी बात करेंगे, जब हम लोग एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की बात करेंगे उस टाइम पे भी इसकी बात होगी, ठीक है ना? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स कहीं ना कहीं लगेगा, ठीक है? केमिकल रिएक्शंस ये आप देखोगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में भी, मेटल्स, नॉन मेटल्स में भी। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज जनरल केमिस्ट्री, जिसमें जनरल चीजें आती है, ठीक है? सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट इज दिस फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सो आई एम श्योर यू एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट क्या सॉलिड होता है, क्या लिक्विड होता है, क्या गैसेस होता है, राइट? ये सारे जो सॉलिड, लिक्विड, गैसेस है, इन सबको मिला जुला के कहते हैं हम लोग मैटर। सो हैव यू हर्ड अबाउट मैटर? क्विकली रिस्पॉन्ड इन द चैट। हैव यू हर्ड अबाउट मैटर? Yes, so everyone is aware about what matter is. Very good, great, great, great. ठीक है, so ये जो मैटर है, इस मैटर के बारे में मेरे को दो चीजें बताइए, किसको हम लोग मैटर क्लासिफाई कर सकते हैं? व्हाट कैन बी कंसिडर्ड एज अ मैटर? मैटर में क्या क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज मास, ओके, हैज वेट एंड मास, ओके, हैज मास, एनीथिंग दैट हैज मास, ओके, और which occupies space, very good, occupies space, great. So you have given 2 points, ठीक है? So anything that occupies space and has mass is called as matter. Anything that occupies space and has mass is called as matter. Great. That means anything which you are seeing around you, आप अपने चारों तरफ एक बार नजर फेर लो, जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो सारा का सारा मैटर है। कैसे? आपके हाथ में जो डिवाइस है, मे बी अ लैपटॉप, मे बी अ टैबलेट, मे बी अ मोबाइल फोन, इज इट ऑक्युपाइंग सर्टेन स्पेस? जहां पे भी आपने रखा है, या तो हाथ में पकड़ा है या तो कहीं पे रखा है, वो वहां पे कुछ जगह ऑक्युपाई कर रहा है? यस और नो? यस, इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ मास। अगर आप उसको
मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ग्राम्स में आए, है ना, 300 ग्राम्स, 200 ग्राम्स, लैपटॉप होगा तो 1 kg, कुछ ना कुछ तो मास आएगा, राइट। तो इसका मतलब आपका जो डिवाइस है वो एक मैटर है। आप जहां पे भी बैठे हो, टेबल पे बैठे हो, चेयर पे बैठे हो, बेड पे बैठे हो, ठीक है ना, कुछ लोग लेटे होंगे, है ना, लेट लेट कर ऐसे सुन रहे होंगे। हाँ, तो वॉट एवर यू आर डूइंग, वेर एवर यू आर सिटिंग, यू आर ऑक्युपाइंग सम स्पेस, एंड देन ऑल्सो इफ यू स्टैंड ऑन अ वेट मशीन यू विल हैव सम मास इन केजीज, बराबर। सबसे पहले तो एक मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूँ। हम लोग जनरली लोगों को क्या पूछते हैं, उनका वेट पूछते हैं, ठीक है, हम पूछते हैं कि भाई तेरा वेट बता, वेट कितना है, ठीक है। तो लोग अपना वेट बताते हैं, मान लो 60 kgs। तो क्या ये सही है? इज दिस राइट? आंसर इज नो, ठीक है। अगर वेट पूछा है तो 60 kg नहीं होगा। क्यों? यहाँ पे कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। तो आपने फोर्स के बारे में सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट फोर्स? यस, सो एवरीवन मस्ट हैव हर्ड अबाउट फोर्स, है ना। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स सबकी माँ है। फोर्स क्या है? फोर्स सबकी माँ है। F is equal to ma, where m is mass and a is acceleration, ठीक है। तो मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स आता है, ठीक है। तो अगर कोई चीज है, कोई सामान है, मान लो ये एक सामान है, ठीक है, दिस अ बॉक्स ऑफ 10 kgs, ठीक है ना। इस 10 kg के चीज को मैं यहाँ पे खड़े होके लेट से मैं धक्का मारता हूँ, आई एम पुशिंग दिस 10 kg के चीज को इस तरफ। तो मैं इसको जो है लेट से कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से धक्का मार रहा हूँ। आई एम पुशिंग दिस सब्सटेंस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ, एक्सेलरेशन क्या है? आपकी गाड़ी खड़ी हुई है और आपको जो है गाड़ी को चलाना है, मान लो स्कूटी की बात कर रहे हैं। योर व्हीकल इज एट स्टेशनरी पोजिशन एंड यू वॉन्ट टू मेक इट रन, वॉट विल यू डू? क्या करोगे आप स्कूटी में, अगर आप उसको चलाना चाहते हो तो? जल्दी बताओ। स्कूटी तो चलाई होगी या चलाते देखा होगा। स्कूटी खड़ी है, आप चाबी लगाते हो, फिर उसको चलाना चाहते हो, यू विल एक्सेलरेट। यस, एग्जैक्टली। तो यहाँ पे ये जो 10 kg का जो बॉडी है, ये एक जगह पे स्टेशनरी था, तो पीछे से मैं धक्का मार रहा हूँ, मतलब मैं क्या लगा रहा हूँ? फोर्स लगा रहा हूँ। उस फोर्स की वजह से क्या हो रहा है? एक्सेलरेशन हो रहा है। सो बेसिकली इफ आई हैव टू कैलकुलेट दिस फोर्स, व्हाट विल आई डू? 10 into 2, which will be 20 Newtons, which will be 20 Newtons। तो ये 20 Newtons का फोर्स मैंने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाया। सिमिलरली अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि माई डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, मैं सामने के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है। अब ये हमारी धरती है, ठीक है ना, ये हमारा अर्थ है। अच्छा ये बताओ, हम लोग अर्थ के ऊपर रहते हैं, अर्थ के अंदर रहते हैं? आर वी रिसाइडिंग ओवर अर्थ और इनसाइड अर्थ? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और इनसाइड अर्थ? यस, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। इसका मतलब, यस, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है ना, वी आर स्टैंडिंग ओवर हियर, ठीक है। एंड वी आर हैविंग सर्टेन मास, लेट्स से 60 kgs, ठीक है ना, लेट्स से 60 kgs। एवरीवन इज अंडर द इंप्रेशन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर से ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे ऊपर लग रहा है ना। एवरीवन इज अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबके ऊपर लग रहा है। अगर ये सबके ऊपर लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लग रहा है। everyone is undergoing this gravitational acceleration. This gravitational acceleration is 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था, मास इनटू एक्सेलरेशन, वैसे ही हमारा जो वेट होता है ना, ये होता है कि हमारे बॉडी का मास कितना है इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसका मतलब लेट से कि किसी का वजन अगर 60 kgs है, तो 60 kg के ऊपर 9.8, जिसको हम लोग राउंड ऑफ करके 10 बोलते हैं, ठीक है, 9.8 था, राउंड ऑफ कर दिया 10 हो गया, तो उसका वेट कितना है? 600 न्यूटन्स। एक्चुअल में सेम फॉर्मूला है जो हमने बोला ना भी, फोर्स सबकी माँ है, तो वेट में भी वही लग रहा है। इंस्टेड ऑफ ए वी हैव रिटन जी, बिकॉज जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यहाँ पे मास का ये भी मास ही है, ये भी एक्सेलरेशन ही है। सो मास इनटू एक्सेलरेशन ऑलवेज गिव्स यू आंसर इन न्यूटन्स। सो ये है आपका वेट। सो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे
ठीक है, तो अगली बार अगर कोई आपसे पूछे और लेट से कि आप, वो तो 40 kgs के, ठीक है, लेकिन उसने क्या पूछा, वेट पूछा, तो उसने पूछा कि तेरा वेट कितना है, बोलेगा 400, डर जाओ, अरे बाप रे 400, दिखता तो नहीं ऐसा, तो क्या करूं, तूने पूछा वेट, मास पूछता तो 40 बताता। समझ में आ रही बात? सो वेट कितना है इस इंसान का, 400 न्यूटन्स। मास कितना है इस इंसान का, 40 kgs। इज दिस डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट क्लियर? ओके, ग्रेट। चलो आप लोग अपने अपने जो है मेरे को वेट बताओ, टेल मी अबाउट योर वेट। अच्छा आविष्कार, यू मस्ट बी थिंकिंग कि एवरीवन इज प्रेसिंग दिस वन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? सो वन मीन्स यू हैव अंडरस्टूड समथिंग, okay, and at any point if you feel you have not understood something, please press 0. So as you press 0 I will understand कि आपको समझ में नहीं आई चीज, मैं आपसे पूछ लूंगा, तो आप मेरे से आप डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, डाउट पूछने के लिए आप पहले टाइप करो, अगर आपको लगता है कि आपको बात करना है तो आप मेरे को बोलना कि माइक ऑन कर दो, मैं आपका माइक ऑन कर दूंगा, यू विल बी एबल टू स्पीक देन। So both the methods are there for asking the doubts, so don't hesitate to ask any doubt। ठीक है ना, जब भी कोई डाउट आए पूछ लेना। ठीक है, एनीवेज, तो हियर आई एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मास एंड वेट। ओके, सो नाउ एवरीवन, ठीक है, बाय द टाइम आई स्विच ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज लेट मी नो योर वेट्स। अपने अपने वेट बताओ, इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 600 न्यूटन, ओके, इफ यू वांट यू कैन डायरेक्ट मैसेज। 65 मतलब आप 6.5 kg के हो? 65 का क्या मतलब होगा, 65 न्यूटन अगर हुआ, दैट मीन्स दिस पर्सन इज ऑफ 6.5 kg, बराबर ना? तो 650 न्यूटन होना चाहिए था, राइट? ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट मैटर। सो यू टोल्ड मी दैट मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज मास, इज कॉल्ड एज मैटर। सो आई टोल्ड यू कि आप आसपास जो भी चीज देख रहे हो अपने आसपास, वो सारा का सारा मैटर है। ऐसी चीज भी मैटर है जिसको आप नहीं देख पा रहे हो, वो है आपका एयर। डू यू एग्री दैट एयर इज मैटर? एयर मैटर है क्या? है, ओके, ओके, है, ग्रेट। कैसे, दिखता तो नहीं है, कहाँ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, यहाँ पे हवा है, बट इज इट ऑक्युपाइंग सम स्पेस? मुझे तो नहीं दिख रहा। अब किसी ने चैलेंज किया, नहीं सर मेरे को प्रूफ करके दिखाओ कि एयर भी मैटर है, दोनों पैरामीटर्स फुलफिल होने चाहिए, इट हैज मास एंड इट आल्सो ऑक्युपाई स्पेस। ठीक है, किसी ने चैलेंज किया तो क्या करने का, बोलने का हैप्पी बर्थडे पे बलून फुलाया होगा कभी? ठीक है, तो बलून फुलाने से पहले कैसा रहता है, इस तरीके से, जो फुला नहीं है, इसको एक वेट मशीन के ऊपर डालकर इसका वेट निकाल लो। ठीक है, इसके अंदर जो है अभी फिलहाल कोई हवा नहीं है, इसको वेट मशीन के ऊपर डालकर कुछ इसका वो निकालो, वेट निकालो। लेट से इट कम्स टू अराउंड 0.8 ग्राम्स, इतना ही होगा, एक छोटा सा बलून है। ठीक है, अब आपने इसको फुला दिया, ठीक है, यू हैव ब्लोन एयर इनटू इट, बड़ा हो गया। दैट मीन्स ये जो अभी इसके अंदर हवा नहीं थी, इसके वजह से एकदम वो मतलब इट वाज नॉट स्वॉलन लाइक दिस, अब वो स्वेल क्यों हो गया? इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है, हवा ने उसके अंदर जगह ऑक्युपाई की है, इट हैज ऑक्युपाइड स्पेस इनसाइड इट नाउ। तो फर्स्ट पैरामीटर क्लियर, कि इट हैज स्पेस। उसने मतलब हवाएं ने इसके अंदर जो है जगह ऑक्युपाई की है, ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि पहले छोटा सा था अब बड़ा हो गया, बड़ा हो गया मतलब स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, पहली चीज। दूसरा, अब इस बलून को अगर दोबारा से वेट मशीन के ऊपर रखोगे तो 0.9 ग्राम्स के आसपास आ जाएगा। भले ही चेन 0.1 ग्राम्स का आया, लेकिन ये 1 ग्राम क्या है, दिस इज द मास ऑफ एयर। एयर ने यहाँ पे मास भी दिया है, आई बात समझ में? दैट मीन्स एयर has mass, ठीक है, and it also occupies space, that is why air to be considered as matter। ठीक है, so air is a matter, no one should be in any doubt with this, clear so far? okay, अगर मैं आपको बोलूं
कि आप किसी भी चीज को याद रखने में बहुत तेज हो। यू आर वेरी वेरी क्विक इन रिमेम्बरिंग एनीथिंग, योर ग्रास्पिंग पावर इज वेरी हाई। विल दिस ग्रास्पिंग पावर बी अ मैटर? क्या ये ग्रास्पिंग पावर मैटर होगा? नो। ओके। और इफ आई से कि यू आर अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, आप क्रिकेट बहुत बढ़िया खेलते हो, तो ये जो क्रिकेट खेलने की एबिलिटी है, क्या ये क्रिकेट खेलने की एबिलिटी मैटर होगी? नो। ओके। स्मेल करने की एबिलिटी, एबिलिटी टू स्मेल? नो। ओके। बट इफ आई आस्क यू स्मेल ऑफ परफ्यूम, क्या ये मैटर होगा? नो। यस, नो। बताओ बताओ। इज द स्मेल ऑफ परफ्यूम अ मैटर? आ गए? अब तक तो अच्छे रिप्लाई आ रहे थे। ओके। चलो, आपको शायद परफ्यूम पसंद नहीं आया। स्मेल ऑफ सुगंधित सॉक्स। 5 घंटे सॉक्स पहना था आपने, उसके बाद उसका स्मेल, इज इट अ मैटर? एकदम मस्त खुशबू आ रही होगी ना इसमें से। नो। अच्छा, इट इज ऑल्सो नॉट अ मैटर। ओके। आंसर इज यस। आंसर इज यस। ये सारी चीजें जो है ये मैटर है। ठीक है, स्मेल भी मैटर है, ये स्मेल ऑफ परफ्यूम भी मैटर है, स्मेल ऑफ सॉक्स भी मैटर है। देखो, यहाँ पे जब मैंने ऊपर स्मेल बोला तो ये थी एबिलिटी। ठीक है, ये जो मैंने स्मेल बोला ये थी आपकी एबिलिटी। ठीक है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया स्मेल ऑफ परफ्यूम, स्मेल ऑफ सॉक्स, तो ये स्मेल अपने को मिलता कैसे? व्हाट इज द मैकेनिज्म बिहाइंड इट? तो आपके पास कोई परफ्यूम बॉटल होगा ऐसे, एक्स का या कोई दूसरी कंपनी का, वॉट एवर। ठीक है, ये आपका परफ्यूम बॉटल है। इसके ऊपर एक नोजल होता है, आप इस नोजल को प्रेस करते हो तो इसमें से कुछ निकलता है। जो फॉग के ऐड में बोलते हैं कि धुआं निकल रहा है, ठीक है, गैस निकल रहा है। ठीक है ना? परफ्यूम लगा रहे हो, फॉग क्या, धुआं उड़ा रहे हो, वॉट एवर, तो समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ दिस बॉटल फ्रॉम द नोजल, है ना? सो व्हाट इज कमिंग आउट? तो इस परफ्यूम के बॉटल के अंदर, इस परफ्यूम के बॉटल के अंदर जो लिक्विड है वो एक्चुअल में लिक्विड नहीं है, ओरिजिनली वो लिक्विड नहीं है। ठीक है, जैसे आपने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सुना हो, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस क्या होता है तो वो गैस, लेकिन उसको प्रेशर लगाकर, नॉर्मली गैसेस बहुत दूर दूर होते हैं ना, तो अगर मैं इन दूर दूर पार्टिकल्स को प्रेशर लगाऊं, दबा दूं, तो ये पास पास आ जाएंगे, दे विल कम क्लोज टू ईच अदर। सो व्हेन दे कम क्लोज टू ईच अदर, नाउ हाउ आर दे लुकिंग? ऐसे पास पास मॉलिक्यूल्स किसके होते हैं? नहीं, सॉलिड के तो और भी पास होते हैं, सॉलिड के तो एकदम चिपके हुए होते हैं। तो फिलहाल ये इसमें जो है ये कौन है, ये लिक्विड है। ओके, तो इसका मतलब हमने अपने परफ्यूम बॉटल के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उसको बहुत प्रेशर के साथ लिक्विड बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फिलहाल लिक्विड है ये एक्चुअल में लिक्विड नहीं है, गैस है। तो क्यों लिक्विड है? क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत है। तो मैंने ऊपर जैसे नोजल दबाया तो क्या हो गया, प्रेशर डिक्रीज हो गई। प्रेशर डिक्रीज हो गई तो ये लिक्विड फिर से गैस बनकर बाहर निकल गया। ठीक है, सो जस्ट राइट नाउ यू सेड दैट कि एयर मैटर है। सो एयर के जो पार्टिकल्स है वो भी तो गैस है। तो यहाँ पे मान लो ये एयर के पार्टिकल्स है जो मैं रेड में बना रहा हूँ। ठीक है, सो दिस आर द पार्टिकल्स ऑफ एयर। उसी के बीच में जो ब्लू में बना रहा हूँ, ये परफ्यूम के पार्टिकल्स जाकर मिस हो गए। इसका मतलब ये भी तो गैस है, जस्ट लाइक द एयर। समझ आ रही बात? सो इफ एयर इज मैटर, देन दिस परफ्यूम के अंदर से निकलने वाला गैस भी ऑल्सो मैटर। सॉक्स के अंदर से जो खुशबू आ रही है, इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ सर्टन पार्टिकल्स। ठीक है, आपके स्वेट के पार्टिकल्स जो उसके अंदर अटक गए थे, अब वो वेपराइज हो रहे हैं। स्वेट है, स्वेट मतलब लिक्विड, वो वेपराइज होगा तो इट विल बिकम गैस। तो वो गैस के मॉलिक्यूल आपके एयर में जब फैल जाता है तो आपको उसकी खुशबू या बदबू जो भी है वो आती है।
क्लियर है? इसका मतलब कोई भी टाइप का स्मेल हो, चाहे वो परफ्यूम का हो, चाहे वो सॉक्स का हो, चाहे वो अगरबत्ती का हो, ठीक है ना, किसी भी चीज का स्मेल हो, वो हमेशा मैटर होगा। अब ये क्वेश्चन इतना क्यों डिस्कस किया? क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी एनडीए में आ रखा था। ठीक है, ये एनडीए का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग is or are to be considered matter? ठीक है, अब भले ही आपने ये मैटर वैटर सब नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा होगा, नाइन्थ क्लास के एनसीईआरटी में ये चैप्टर आता है, तो आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों? देखो ऑप्शंस कैसे थे इसके। विच अमंग द फॉलोइंग इज और आर टू बी कंसिडर्ड एज मैटर? तो वन था स्मेल, टू था मिल्क, थ्री था स्मेल ऑफ परफ्यूम, ठीक है, फोर था शुगर। अब ये तो आपके वन टू थ्री फोर है, अब तक ऑप्शंस नहीं है। अब ऑप्शन ऐसे थे, ऑप्शन ए वन एंड फोर ओनली, ऑप्शन बी टू थ्री एंड फोर ओनली, ऑप्शन सी टू एंड फोर ओनली, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शंस थे। अब सुनो, अब आपको मैंने बता दिया है इसीलिए आप इसको कर पाए, वरना नॉर्मली क्या है, लोग टू और फोर को मार्क करके आते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली लोग टू और फोर को मार्क करके आते हैं, ऑप्शन सी दबा कर आते हैं। यही होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में दिक्कत। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप गलत कर रहे हो, आपको पता है मिल्क मैटर है, वेरी गुड, शुगर भी मैटर है, वेरी गुड, लेकिन आपको इसका नहीं पता था। इसका नहीं पता था तो आप फिर इसलिए इस पे जा ही नहीं पाए, बी पे जा ही नहीं पाए। समझ में आई गलती? तो ये जो चीज है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में किसी भी नॉर्मल इंसान को फंसा देते हैं। So until and unless you have complete knowledge about questions in NDA or any kind of competitive exams, you will not be able to answer. ये है एनडीए की खासियत। समझ में आई बात? अब इस पॉइंट ऑफ टाइम में जिसको कुछ नहीं पता है वो कैसा दिमाग लगाता है? कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये भी चलता है, एलिमिनेशन मेथड, ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है ना? तो जब वन पे स्मेल देखता है, थ्री पे स्मेल ऑफ परफ्यूम देखता है, तो दिमाग ऐसे काम करता है, अगर स्मेल है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी है, अगर स्मेल नहीं है तो स्मेल ऑफ परफ्यूम भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे अगर वन ऑप्शन में आ रहा है तो बाय डिफॉल्ट थ्री भी चाहिए ही अपने को ऑप्शन, ऐसा दिमाग लगता है उधर। तो यहाँ पे वन है लेकिन थ्री नहीं है पहले ऑप्शन में, इसलिए ए होएगा ही नहीं। टू में जो है वन नहीं है, थ्री है, इसलिए ये भी होएगा ही नहीं। ठीक है ना, ऐसा लोगों को लगता है। और डी जो है ये ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि या तो लोग सी कर देंगे टू एंड फोर, वो लोग श्योर थे, और या तो वो डी कर देंगे। ठीक है ना, तो बीच वाला जो काम है ये काफी लोग नहीं कर पाते। ठीक है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ देयर इनएबिलिटी टू आंसर द क्वेश्चंस में। ठीक है, दे कुड नॉट अंडरस्टैंड कि पूछा क्या था। तो ये होएगा ही नहीं वाला किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मत करो। ठीक है ना, दिस मेथड फेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके ओके, या ठीक है, सो दिस मेथड विच आई टोल्ड यू फेल्स मोस्ट ऑफ द टाइम, एलिमिनेट कर करके करना। उसमें दो ऑप्शन हमेशा आपको कंफ्यूज कर देंगे, बिकॉज ऑफ विच यू विल नॉट बी एबल टू गेट टू द राइट आंसर। सो इट विल बी गुड, yes yes you can leave, ठीक है, it will be good only if you are confident about certain questions, mark that, otherwise leave that question। फालतू में नेगेटिव में वरना मार्क्स चले जाएंगे। आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट समझ में आ गया आपको कि why smell and ability to smell are two different things। स्मेल की एबिलिटी जो है ये मैटर नहीं है, बट स्मेल ऑफ एनी सब्सटेंस ये एक वो है, मैटर है। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट्स हियर? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट मैटर इज मेड अप ऑफ tiny particles. Matter is made up of tiny particles. Tiny particles called as atoms. अच्छा मेरे को ये बताओ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में the smallest particle inside us is called as cells, and non-living में the smallest particles available is called as atoms. True or false? Is this statement true or false? If I say living के अंदर the smallest particle is called as cells and non-living के अंदर the smallest particle is called as atom, is it true or false? ओके, दो ट्रू एक फॉल्स आया अब तक। ट्रू 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 फॉल्स। ओके, दो फॉल्स, सम आर ट्रू। ओके, ध्यान दो इधर। ओके, ध्यान दो। आंसर इज फॉल्स। व्हाई फॉल्स? देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बेसिक यूनिट है इट इज कॉल्ड एज सेल, लेकिन ये जो सेल है ये भी तीन प्रकार के एटम से बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन। ये तीन चीजों से बना हुआ है हमारा सेल। ठीक है ना। अब बोले फिर सर हमको ये क्यों पढ़ाया था कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक वॉल बनाना है मेरे को, ठीक है ना, आई वॉन्ट टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, तो इस वॉल के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सब्सटेंस इन अ वॉल? वॉल के अंदर सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वॉल? ब्रिक्स। यस, ऐसे बहुत सारे ब्रिक्स को जोड़ जोड़ के ही जो है मेरा ये क्या बोलते हैं ये दीवार बनेगा। दैट मीन्स कैन आई से कि ब्रिक इज माई यूनिट, यूनिट ऑफ वॉल इज ब्रिक। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ? कैन आई से लाइक दैट? यस, बट दिस ब्रिक इज मेड अप ऑफ मड पार्टिकल्स। मिट्टी से बनी हुई है ये, है ना। टाइनी टाइनी मड पार्टिकल्स को इकट्ठा कर करके ब्रिक बनाया होगा, फिर वो ब्रिक जो है ये हमारे वॉल का यूनिट बना है। सिमिलरली बहुत सारे छोटे छोटे एटम्स थे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन के, इनको इकट्ठा करके सेल बना, और वो सेल हमारे बॉडी का यूनिट बना। अब ब्रिक को मजबूती किस लिए मिली? क्योंकि उसको बेक वगैरह किया गया। तो वॉल के अंदर क्या प्रॉपर्टी है कि इट इज वेरी वेरी हार्ड। सो इज इट हार्ड बिकॉज ऑफ द ब्रिक और इज इट हार्ड बिकॉज ऑफ द मड? ये जो वॉल है ये किसके वजह से हार्ड है? ब्रिक के वजह से हार्ड है या मड के वजह से हार्ड है? अगर मैं सिर्फ मड को ले आता और ऐसे 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 करके ब्रिक ये वॉल बनाता, तो सिर्फ मड से इकट्ठा करने से वॉल बनता क्या? नहीं। अगर बनता भी तो बहुत ही नाजुक होता, एक लात मारा टूट जाता। बराबर ना। सिमिलरली हमारे सेल्स के अंदर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन जो है, इनको अगर ऐसे ही लेकर आए, ये हाइड्रोजन आ गया, ये ऑक्सीजन आ गया, ये कार्बन आ गया, ऐसे जोड़ के फेविक्विक लगा दिया और हमारे बॉडी के अंदर डाल दिया, तो हम काम नहीं कर पाते। हमारे बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होते हैं ये फंक्शन सेल के अंदर स्टार्ट होते हैं। सो ओनली हैविंग द हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन वाज नॉट सफिशिएंट। ठीक है ना। जस्ट लाइक ओनली हैविंग मड विदाउट अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिक वाज नॉट सफिशिएंट टू मेक अ वॉल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि क्या कह रहा हूं मैं। समझ में आई बात? ओके, सो एज आई सेड कि वी आर ऑल्सो मैटर, हम भी मैटर है। तो हमारे अंदर भी सबसे टाइनी पार्टिकल क्या है? सेल नहीं है, एटम्स है। सो वी ऑल आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एज एटम्स। अब ये पहली बार किसने बताया था? हु हैड गिवन द थियरी ऑफ एटम्स? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा डेल्टन के बारे में। डेल्टन्स एटॉमिक थियरी पढ़ा था ऐसा कुछ? है ना। यस, ये डेल्टन ने नहीं दिया था। डेल्टन तो चोर था। ठीक है, सो ये डल्टन की जो एटॉमिक थियरी है ये एक्चुअल में डल्टन की थी नहीं। ये एक इंडियन ने 600 बीसी में फाइंड किया था। डल्टन तो 1800s में आया।
इन 600 BC देयर वाज अ इंडियन महाऋषि, इनको साइंटिस्ट नहीं बोलते थे, इनको बोलते थे ऋषि, महर्षि, ऋषि मुनि ऐसे। सो देयर वाज अ महर्षि कॉल्ड एज महर्षि कनड। महर्षि कनड ने क्या किया था, ही टुक अ पीस ऑफ गोल्ड, एक पीस ऑफ गोल्ड लिया उन्होंने, और इस पीस ऑफ गोल्ड को वो तोड़ते रहे तोड़ते रहे तोड़ते रहे तोड़ते रहे तोड़ते रहे, तब तक तोड़ा जब तक इस ब्रिक ऑफ गोल्ड का सबसे छोटा पार्टिकल बाहर नहीं आ गया। He broke this piece of gold until and unless he got to the finest particle which could not be broken down further. सबसे छोटा पार्टिकल जिसको और आगे नहीं तोड़ा जा सकता, ऐसे पार्टिकल पे ले आकर खड़ा किया इस गोल्ड को। तो गोल्ड एक मैटर है, तो मैटर को तोड़ तोड़ के कहां पे पहुंच गए, वो पहुंच गए सबसे छोटे पार्टिकल पे। इस सबसे छोटे पार्टिकल को महर्षि कन्नड़ ने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था, परमाणु, जिसको आज की दुनिया एटम बोलती है। इसलिए एटम बॉम्ब को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु बम बोलते हैं, बिकॉज एटम इन हिंदी इज कॉल्ड एज परमाणु। द टर्म वाज कॉइन्ड बाय महर्षि कन्नड़ इन 600 BC। क्लियर है? So he proved that all the matter is made up of tiny particles called as atom, and in his language he called it Parmanu. And in Sanskrit, still atom is called as Parmanu. Clear hai? Any doubts? Response should be a little quick. Okay, great. ठीक है, तो उसके बाद आए, उसके बाद एक आध साल के अंदर आए महर्षि कटपयम। ठीक है, कौन है, महर्षि कटपयम है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे एटम्स को जोड़ा। He clubbed many atoms together and he gave the concept of molecules and said that many molecules together forms matter. ठीक है, तो एटम्स महर्षि कन्नड़, मॉलिक्यूल्स महर्षि कट्टपयम, ठीक है, एंड मेनी मॉलिक्यूल्स टुगेदर फॉर्म्स मैटर। दिस वाज कॉइन्ड बाय महर्षि कट्टपयम। ठीक है ना, तो ये दोनों महर्षि ने बेसिकली एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी की थी, जो कि हमारे गोरे लोगों ने, गोरे साइंटिस्ट लोगों ने चोरी कर लिया। ठीक है, तो इसका वो है, so everything is made up of atoms, everything that is a matter is made up of atom। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर has space between them। Particles of matter has space between them। Now this space will be different in all the three। अगर हम लोग सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में नेग्लिजिबल स्पेस होगा, ना के बराबर, ऑलमोस्ट नो। ठीक है, ऑलमोस्ट नो स्पेस। अगर लिक्विड्स की बात करें, सो लिक्विड में मॉडरेट स्पेसिंग, थोड़ा थोड़ा दूर दूर होगा, एंड गैसेस में दुनिया भर का स्पेस है इसके पास, ये तो आवारागर्दी करते हैं इधर उधर। ठीक है, दे कीप ऑन मूविंग हियर एंड देयर। ठीक है, पूरे दिन आवारागर्दी से घूमते रहते हैं। ओके, सो सॉलिड ऑलमोस्ट नो स्पेस, liquids have moderate space and gases have a lot of space। now how to prove this कि particles of matter के बीच में स्पेस होता है, प्रूफ कैसे करें? तो हम क्या करेंगे, we'll take a glass of water। ठीक है, हमने क्या किया, एक ग्लास ऑफ वाटर लिया। ठीक है, अब इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हमने मिला दी एक चुटकी सिंदूर, नहीं सिंदूर नहीं, नमक। ठीक है, क्या मिला दी, एक चुटकी नमक मिला दी। वी हैव ड्रॉप सम सॉल्ट इन दिस। सिंदूर नहीं है, नमक है। ठीक है, रेड तो ऐसे ही बनाया है, नमक है। ठीक है, तो ये जो है, ये सॉल्ट जब हमने डाला, सॉल्ट डालने से पहले अगर हम लेवल ऑफ वाटर को मेजर करते हैं, इफ वी मेजर्ड द लेवल ऑफ वाटर बिफोर एडिंग दिस सॉल्ट, लेट्स से इट वाज 50 ml, 50 ml पे था ये। जैसे ही मैं इसके अंदर सॉल्ट डाला,
सॉल्ट डालने से इसका जो लेवल है थोड़ा सा राइज हो गया, लेट्स से 51 ml, ठीक है, इट वेंट अप टू 51 ml, थोड़ा सा बढ़ गया, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, इस सॉल्ट को उसके अंदर स्टीयर कर दिया, घोल दिया अच्छे से। जब मैंने सॉल्ट को इसके अंदर अच्छे से स्टीयर कर दिया, आई सॉ दैट दिस लेवल अगेन केम बैक टू 50, ये लेवल फिर से क्या हो गया, 50 पे आ गया। तो इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब हुआ ये कि सॉल्ट के जो पार्टिकल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो स्पेस है उसके अंदर फिट बैठ गए, दे गॉट इनटू द स्पेस व्हिच वाज देयर बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। अब सॉल्ट बहुत छोटा छोटा था इसलिए उसके अंदर जा पाया। लेट्स से मैं पत्थर डालता, अगर मैं यहाँ पे सॉल्ट नहीं डालता, अगर मैं यहाँ पे पत्थर डालता, तो पत्थर डालता तो कहानी क्या होती, पत्थर इतना बड़ा है, लेट्स से द रॉक इज सो बिग, so will it get inside the particles of water? No, in that case the level of water will rise, उस केस में पानी का लेवल बढ़ जाएगा। वो कहानी सुनी होगी अपने, एक कौवा होता है, वो मटके के अंदर वो पत्थर फेंक रहा होता है, पत्थर फेंक रहा होता है, उससे पानी का लेवल बढ़ जाता है ना। सो इट हैपेंस बिकॉज इट वाज मोर देन द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। अगर वो उस गैप के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हम डाले तो उसके अंदर ही बैठ जाएगा, लेवल ऑफ वाटर राइज नहीं करेगा, the level of water will not rise. So this activity proves that there is space between particles of matter. I hope I am clear. Okay. Third, करने से पहले एक एक्टिविटी पूछता हूं आपको। लेट्स से मैंने एक पतीला ले लिया, आई हैव टेकन अ बॉल एंड आई हैव फिल्ड दिस विथ वाटर, मैंने इसको पूरा जो है ऊपर तक ब्रिम तक पानी से भर दिया, एंड आई हैव केप्ट दिस पतीला स्टेबल फॉर 1 आवर, 1 घंटे से मैंने इसको टेबल के ऊपर स्टेबल रख दिया। 1 घंटे बाद मैं इसको देखने के लिए जाता हूँ, ठीक है ना। सो टेल मी, ये जो पार्टिकल ऑफ वाटर आपको दिख रहा है, ये अभी हिल रहा होगा, ऐसे वेव वेव हो रहा होगा, या एकदम शांत हो चुका होगा? विल द पार्टिकल ऑफ वाटर बी स्टेबल और विल इट बी इन वेविंग नेचर? 1 घंटे तक मैंने इसको टेबल के ऊपर ऐसे ही रख दिया था, कुछ नहीं किया उसके साथ, इट विल बी स्टेबल, ओके। सो हमें ऐसा लग रहा है कि इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे, ठीक है, ऐसे हमें लग रहा है कि पानी के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे। तो हमने इसको चेक करने के लिए क्या किया, हमने लिया एक हिबिस्कस फ्लावर। हिबिस्कस पता है, ऐसा रेड कलर का होता है, शू फ्लावर भी बोलते हैं। इसके बीच में से एक डंडी जाती है ऊपर और उसपे ऐसे कुछ पोलन ग्रेन्स लगे होते हैं येलो येलो कलर के, मस्ट हैव सीन दिस, है ना। तो हमने क्या किया, इसके, यस चाइना रोज भी बोलते हैं, वेरी गुड। तो इसके हमने क्या किए, इसके हमने छोटे छोटे जो पोलन ग्रेन्स है वो ले लिए हाथ में, वी हैव टेकन द पोलन ग्रेन्स इन आवर हैंड, और इसको हमने स्प्रिंकल कर दिया इस पानी के ऊपर। तो हमारे हिसाब से पानी कैसा था, स्टेबल था। तो उसके ऊपर मैं अगर ये पार्टिकल्स डालूंगा तो ये भी तो स्टेबल होने चाहिए ना, पानी नहीं हिल रहा तो ये भी नहीं हिलने चाहिए। सो आवर ऑब्जर्वेशन शुड हैव बीन कि दिस पार्टिकल शुड नॉट मूव because it is floating over the water and water is not moving. So as the water is not moving, this particles of pollen grain should also not move, ऐसा हमारा एक्सपेक्टेशन था। बट हुआ क्या कि ये तो इसके अंदर जो है धूम बाइक लेकर एकदम इधर से उधर ऐसे मूव करने लग गया। दे स्टार्टेड मूविंग इन zigzag manner from one end to another end, from one end to another end, तो हिलने लग गए इसके अंदर, है ना। तो हुआ क्या, हमारे पैरों तले धरती खिसक गई कि पानी तो शांत था, ये कैसे हिलने लग गया। सो दिस प्रूव्स द नेक्स्ट फिनोमेना कि पार्टिकल ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव, इवन दो आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन इधर ये जो पार्टिकल ऑफ मैटर है, पानी तो मैटर है ना, तो उसके जो पार्टिकल्स है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग हियर एंड देयर कॉन्स्टेंटली, ठीक है ना। और ये ढूंढने वाले इंसान का नाम क्या था, हु हैड फाउंड दिस मोशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मोशन, इसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं, और इसको ढूंढने वाले इंसान का नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये जो zigzag मोशन ऑफ पार्टिकल है ये एग्जैक्टली किसने ढूंढा था,
ठीक है। सो ब्राउनियन के भी इधर लिख लो, ब्राउनियन का डेफिनेशन क्या है, जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल। So this zigzag motion of particle is called as Brownian motion and it was discovered by Robert Brown. Clear यहाँ तक? So far so good? Are you making notes along with the class? जो जो चीजें मैं लिखता हूँ, जो बना रहा हूँ, are you making notes? Great. चलो बढ़िया है। ओके ओके। नाउ इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरा अगला सवाल है कि मेरे पास सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है, सारे के सारे मैटर है। इसमें सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन करेगा? हु इज गोइंग टू मेक द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मूवमेंट? सॉलिड करेगा, लिक्विड करेगा, गैस करेगा? गैस। ओके, सो मैक्सिमम मूवमेंट विल टेक प्लेस इन गैस। वेरी गुड। ठीक है। मॉडरेट, इसमें एवरेज होगा, मॉडरेट सा। लिक्विड, ओके, मॉडरेट इन लिक्विड। एंड सबसे कम? ओके, सो इसमें लीस्ट। ये क्वेश्चन तो एक्चुअल में 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेनली ये है कि गैस में सबसे ज्यादा क्यों हो रहा है, लिक्विड में मॉडरेट क्यों हो रहा है और सॉलिड में सबसे कम क्यों हो रहा है। सो एक आंसर जो आप लोग मुझे दोगे वो मैं पहले ही बता देता हूँ कि सर सॉलिड में तो क्या है कि जगह ही नहीं होती हिलने की, दे आर क्लोजली पैक्ड विथ ईच अदर। लिक्विड्स में तो थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है, इसलिए वो थोड़ा मूव कर पाते हैं। गैसेस में बहुत ज्यादा जगह होती है, जिसके वजह से वो ज्यादा मूव कर पाते हैं। ये आंसर मेरे को भी पता है, 5वीं के बच्चे को भी पता है। अब मेरे को बताओ कि ये स्पेस के साथ मूवमेंट का क्या लेना देना। जिसमें ज्यादा स्पेस है वो भी, अगर लेट से कि आपके पास एक पूरा कमरा है और आप उसमें अकेले हो, आपके पास पूरा कमरा है घूमने के लिए, लेकिन अगर आपको एक जगह से उठकर दूसरे जगह जाना है, ठीक है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स की वजह से स्पेस हो गया, ये समझ में आ गया मेरे को, ठीक है ना, उसकी वजह से स्पेस आ गया। दिस इज नॉट द रीजन। मैं आपको जो पूछ रहा हूँ बताओ। मैं एक कमरे में बैठा हूँ, ये पूरा कमरा खाली है और मेरे पास बहुत जगह है यहाँ वहां हिलने की, ठीक है ना, तो मुझे एक जगह से उठ के दूसरी जगह जाने के लिए क्या लगने वाली है? व्हाट विल आई रिक्वायर? If I have to get up and move from one place to another, what will I require? I will require energy, है ना। अगर मेरे अंदर एनर्जी ही नहीं है तो मैं एक जगह पे बैठा ही रहूंगा ना, फिर तो उठ ही नहीं पाऊंगा, एनर्जी नहीं रहेगी तो। सिमिलरली यहाँ पे स्पेस तो समझ में आ गया कि गैसेस के पास स्पेस है, लिक्विड के पास थोड़ा सा कम है, सॉलिड के पास ना के बराबर है। स्पेस का तो मेरे को समझ में आ गया, बट एनर्जी कहाँ से आ रही है और कौन सी एनर्जी आ रही है? Which energy and from where is it getting this energy? Please tell me this. एनर्जी का नाम बताइए। Which energy is there? अगर नहीं आता है you can press 0. So I get to know कि आपको नहीं पता। मस्क्यूलर, अरे मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहे हैं ना, विच एनर्जी आर दे हैविंग? वेरी गुड प्रशांत, काइनेटिक एनर्जी। इनफैक्ट आज से याद रख लो, कोई भी चीज, मान लो ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने एक बॉल रखा हुआ है जो मूव नहीं कर रहा है, सो दिस इज ऑलरेडी एट अ हाइट। कोई भी चीज अगर हाइट पे रहे और मूवमेंट ना शो करे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। लेकिन इसी बॉल को मैं नीचे गिरा दूं, अब ये गिरता रहेगा कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ, दैट मीन्स नाउ देयर इज सम मूवमेंट शोन, ये मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। किसी भी चीज में जब भी मूवमेंट होगी, मैं एक बॉल लेकर यहाँ से फेंकता हूँ मान लो, तो बॉल जो मूव करके जाएगी यहाँ से वहां तक, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आएगी। जो गाड़ी आप चलाते हो वो जब मूव कर रहा है, किसी भी चीज में मूवमेंट दिख रहा है मतलब उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है।
ठीक है, चलो ये तो समझ में आ गया कि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे हमारे अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, खाना खाने से। अब इसने तो कोई खाना नहीं खाया था, सॉलिड लिक्विड गैस ने, तो इसके अंदर ये काइनेटिक एनर्जी आई तो आई कहाँ से, फ्रॉम वेयर डिड इट गेट द एनर्जी। चलिए बताइए जल्दी से। From where did this gas or liquid or solid get this energy? Anything if you don't know, please press zero so that I come to know कि आपको नहीं पता मैं बता दूंगा, वरना I am expecting an answer from you. Okay. So kinetic energy is the answer. Correct. So इनको ये जो एनर्जी मिलती है, ये मिलती है सराउंडिंग टेम्परेचर से, सराउंडिंग टेम्परेचर से। टेम्परेचर अगर हाई होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगी, ठीक है ना। सराउंडिंग टेम्परेचर अगर हाई रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी हाई होगा। इसका मतलब ये कि अगर एक हॉट समर डे है, हॉट समर डे में आपके चारों तरफ जो हवा है वो तेजी से आगे बढ़ेगी। अगर ठंडी का दिन है, टेम्परेचर कम है, काइनेटिक एनर्जी कम होगा तो धीरे धीरे मूव करेगी। अरे बात समझ में, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, टेम्परेचर कम तो काइनेटिक एनर्जी कम। एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूवमेंट, इनका मूवमेंट भी स्लो फास्ट टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ आ रही बात, एनी डाउट हियर? Okay, now related to this there is a concept called as diffusion. Related to this there's a concept called as diffusion. Now what is diffusion? Diffusion is nothing but intermixing of particles. Intermixing of particles. Just some time ago I gave you an example जिसमें हमारे पास एक परफ्यूम बॉटल है और परफ्यूम बॉटल के नोजल को प्रेस करते ही इसमें से जो है गैस बाहर निकलता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, दिस टाइनी मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है, जो इस परफ्यूम बॉटल से निकला है, इट इज कैरिंग दैट स्मेल। जो आपको परफ्यूम की खुशबू आती है ना, उसके पार्टिकल्स के अंदर थे। तो ये पार्टिकल्स हमारे हवा के पार्टिकल्स के साथ साथ मिल जाते हैं, ठीक है, they are merging with the particles of our normal air. So this phenomena is called as diffusion, intermixing of particle. Now because of which property is this diffusion taking place? The property of particles have ability to move here and there. अगर ये मूवमेंट नहीं कर पाते तो फिर ये इंटरमिक्सिंग हो ही नहीं पाती। समझ में आ रही बात? तो डिफ्यूजन का कारण क्या है? डिफ्यूजन का कारण है कि पार्टिकल्स के अंदर इंटरमिक्सिंग की प्रॉपर्टी होती है, दे कैन ट्रैवल हियर एंड देयर। समझ आ रही बात? अब डिफ्यूजन के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। जैसे आप रूम के एक कोने से परफ्यूम बॉटल से स्प्रे करते हो तो आपकी मम्मी दूसरे रूम में भी बोलती है कि कितना परफ्यूम लगा रहे, कितना स्मेल आ रहा है, बराबर। दैट मीन्स यू स्प्रेड इन वन वन कॉर्नर ऑफ द रूम बट द स्मेल स्प्रेड टू अनदर रूम आल्सो। तो दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती की खुशबू पूरे रूम में फैल जाती है ना, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू डिफ्यूजन। नाउ आई विल गिव यू अ टिपिकल एग्जांपल। मान लो आप अंदर के कमरे में, अपने खुद के कमरे में पढ़ाई कर रहे हो, आपकी मम्मी जो है किचन में आपका फेवरेट खाना बना रही है, ठीक है ना, आए है एक खुशबू, वो खुशबू जो है आपके रूम में ट्रैवल कर रही है और थोड़ी देर में आप वहां पे मम्मी के पास टेस्ट करने के लिए पहुंच जाते हो। होता है कि नहीं ऐसा? डज इट हैपन और नो? यू आर स्टडिंग इनसाइड, मदर इज कुकिंग समथिंग वेरी डिलीशियस, गेटिंग द स्मेल यू गो देयर, है ना? यस। नाउ अब यही खाने को जब आपने सबने खा लिया, पूरे फैमिली में सबने खा लिया, यही खाने को सबने खाने के बाद जो बच गया वो अपने फ्रिज में रख दिया। अगले दिन जब फ्रिज से निकाल के इसको टेबल पे रखा, ठीक है, अगले दिन फ्रिज से निकाल के जब टेबल पे रखा, वही खाने की खुशबू अब आपके रूम तक आई क्या, जो फ्रिज से निकाला था? डिड द स्मेल ऑफ दिस फूड रीच योर रूम नाउ? नो। ऐसे ठंडे खाने का स्मेल लेने के लिए आपको नीचे झुकना पड़ता है और ढक्कन खोल के नीचे जब झुकते हो तभी आपको स्मेल आती है। सो व्हाट इज द रीजन? अगेन आई एम टेलिंग यू, डिफ्यूजन हुआ था यहाँ पे। डिफ्यूजन किसके वजह से हुआ था? मूवमेंट के वजह से। मूवमेंट किसके कारण हुआ था? काइनेटिक एनर्जी के कारण। काइनेटिक एनर्जी किससे रिलेटेड है? टेम्परेचर से।
सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा आंसर कि हो क्या रहा है। जब मम्मी खाना बना रही थी उस टाइम पे खाना गर्म था, दैट मीन्स टेम्परेचर वाज हाई। टेम्परेचर वाज हाई, हेंस द काइनेटिक एनर्जी वाज आल्सो हाई। एज काइनेटिक एनर्जी वाज हाई, डिफ्यूजन वाज आल्सो हाई, क्योंकि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ज्यादा था। दैट इज व्हाई स्मेल रीच लॉन्गर डिस्टेंस। ठीक है। नेक्स्ट डे व्हेन यू ब्रॉट इट आउट ऑफ द फ्रिज, दैट टाइम द टेम्परेचर वाज लो, so kinetic energy was also low, hence the diffusion rate was also low, because of which the smell did not reach you. क्या ये बात समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट? एनी डाउट इन दिस? ओके। सो कभी ऐसा हो जाता है ना कि गलती से आपका जो गैस है, एलपीजी का जो गैस है, वो कभी कभार जो है ऑन छूट जाता है गलती से, किसने जानबूझ के नहीं किया, गलती से छूट जाता है। तो आपको समझ आ जाता है कि गैस लीक हुआ है। डू यू गेट द स्मेल? यस। ओके। तो ये स्मेल क्यों मिल रहा है? ड्यू टू विच फिनोमिना यू माइट बी गेटिंग द स्मेल? व्हाट इज द फिनोमिना? डिफ्यूजन। वेरी गुड। ओके, अंडरस्टूड। अब मेरा क्वेश्चन कुछ और है। मेरा क्वेश्चन ये है कि एलपीजी में जो मेन गैस होता है ना, वो होता है ब्यूटेन। एलपीजी के अंदर जो मेन गैस होता है वो होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन होता है C4H10। अब मजेदार बात ये है, ये जो ब्यूटेन होता है ये ओडरलेस होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती। ओडर का मतलब होता है स्मेल, ओडरलेस का मतलब होता है नो स्मेल। सो ब्यूटेन की कोई स्मेल ही नहीं है, सो ब्यूटेन इज ओडरलेस। सो ऐसा क्या है जिसके कारण आपको एलपीजी का स्मेल आया? ये आपके गैस वाले की मेहरबानी है, वो गैस वाले ने इसमें किया है मिलावट। लेकिन ये मिलावट अच्छा है। अगर इसने मिलावट नहीं किया होता तो हम मर चुके हो। क्यों, बताता हूँ। इसने इसके अंदर मिलाया है इथाइल मेर कैप्टन। ठीक है, इसके अंदर क्या मिलाया इसने? इथाइल मेर कैप्टन, ETHYL। ठीक है। ये जो इथाइल मेर कैप्टन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग एजेंट है। ये जानबूझ के ब्यूटेन के साथ मिलाया जाता है गैस सिलेंडर के अंदर। क्यों? ताकि अगर गैस लीक हो जाए तो आपको इसके स्मेल के थ्रू पता चल जाए कि गैस लीक हुआ है, आप खिड़की दरवाजे खोल दो, वो गैस बाहर निकल जाए। क्योंकि ब्यूटेन जो है बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल है। अगर आपके रूम में पूरा ब्यूटेन भरा हुआ है, इसकी स्मेल नहीं आ रही है, और आप माचिस जलाते हो तो पूरा घर उड़ जाएगा। सो इमेजिन करो, आप जो है छुट्टी पे गए हुए हो, यू आर ऑन अ लीव। ठीक है ना, समर वेकेशन, आप गाँव चले गए। जब आप गाँव में एंजॉय कर रहे थे, उस टाइम पे चूहे ने आपका गैस सिलेंडर का जो पाइप होता है वो काट दिया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो गैस लीक हो गया। गैस लीक हो गया और उसमें इथाइल मेरकैप्टन नहीं था, ब्यूटेन था। तो जब तक आप घर आओगे 2 महीने में पूरा पूरा का पूरा जो गैस है पूरे रूम में स्प्रेड हो चुका होगा, है ना? पूरे रूम में गैस स्प्रेड हो चुका है। अब आप 2 महीने के बाद वापस घर आते हो। घर आने का समय जो है वो शाम का होता है। शाम को 6 साढ़े 6 के आसपास आप घर पहुंचते हो। ठीक है ना, उस टाइम पे संध्या समय है, भगवान के सामने दिया लगाना था। तो आप घर का दरवाजा खोलते हो। आपको क्या पता कि घर के अंदर गैस लीक हो चुका है? आप जाते हो, आप बोलते हो कि मंदिर के सामने दिया लगाना है। ठीक है ना, भगवान नाराज हो जाएंगे। तो आपने जो है माचिस लिया और जलाया। तो भगवान आपसे इतने प्रसन्न होंगे, ठीक है, भगवान आपसे इतने प्रसन्न होंगे कि आपको सीधा ऊपर ही बुला लेंगे। अरे कितना कितना शिद्दत से पूजा करता है ना? क्योंकि पूरे रूम में क्या भरा हुआ है अभी? पूरे रूम में ये ब्यूटेन भरा हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दिस ब्यूटेन पूरे रूम में जो है फ्लेमेबल कंडीशन हो रखा है। पूरा घर भर बंद था। आपने जैसे ही माचिस जलाया, पूरे घर में आग पकड़ ली। ठीक है ना? इस सिचुएशन में जब भी घर में गैस लीक होता है, हमें कोई लाइट फैन भी नहीं जलाना चाहिए। क्यों नहीं जलाना चाहिए? कई बार आप देखोगे, कई स्विच बटन दबाते हो तो पीछे एक स्पार्क होता है, कई बार दिखता है वो स्पार्क, देखते हो ना? तो ये जो स्पार्क है ना, द स्पार्क इज इनफ टू कैच फायर इन योर एंटायर होम। समझ आ रही बात? इसीलिए क्या है कि जब भी गैस लीक हो रहा है उस टाइम पे सिर्फ खिड़की दरवाजे खोल दो, ताकि वो गैस बाहर निकल जाए। फैन वैन चलाने जाओगे, हो सकता है वो स्पार्क से ही आग पकड़ जाएगी। ठीक है ना? तो और ऐसे इंसिडेंट्स ना हो, इसलिए इथाइल मेयर कैप्टन इसमें डाला जाता है। अब मुद्दे की बात बताता हूँ। ये इथाइल मेयर कैप्टन वाला क्वेश्चन अभी अभी एनडीए में आया था।
NDA 1 2021 में, ठीक है, पिछले साल का जो अप्रैल वाला पेपर था NDA का, ये उसका क्वेश्चन है। अब उसमें इथाइल मेयर कैप्टन नहीं था, दे हैड गिवन ऑप्शन एज मेयर कैप्टन। तो मेयर कैप्टन, इथाइल मेयर कैप्टन, वो ऐसे ही बोलते हैं। जैसे अल्कोहल, अल्कोहल का एक्चुअल नाम इथाइल अल्कोहल है या इथेनॉल है, लेकिन उसको इथेनॉल नहीं बोलते, नॉर्मली उसको अल्कोहल बोलते हैं। सिमिलरली इथाइल मेयर कैप्टन इज ऑल्सो नॉर्मली कॉल्ड एज मेयर कैप्टन। तो क्या मिला है? मेयर कैप्टन मिला है। सो ये NDA 1 का क्वेश्चन है, दोबारा आने को आ सकता है। That is why we discussed this. Clear so far? So this topic is related to diffusion. Diffusion is related to which property? It is related to property that particles of matter constantly move. Who proved कि constantly move करते हैं ये particles? Brownian साहब, मतलब ब्राउन साहब, रॉबर्ट ब्राउन, and this is why it is called as Brownian motion. Topic clear? Any doubt? Okay. Next point is particles of matter attract each other. मैटर के पार्टिकल्स आपस में जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं। सो लेट्स से you are attending his class with the help of a tablet or a mobile or a computer screen, ठीक है ना। तो ये जो स्क्रीन आपके सामने है, ये स्क्रीन एक एटम से बना होगा या बहुत सारे एटम से बने होंगे? इट मस्ट बी मेड अप ऑफ वन सिंगल एटम और मल्टीपल एटम्स टुगेदर। Multiple atoms together. Okay, great. So if they are made up of multiple atoms together, are you seeing a डिफरेंसिंग लाइन की एक एक एटम के बाद इस तरीके से मेरे को जो है अलग अलग पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं ऐसे? आर यू सीइंग समथिंग लाइक दैट? पार्टिकल्स ऐसे अलग अलग दिख रहे हैं, ये पूरा कंप्लीट वन दिख रहा है? इज इट अपियरिंग टू बी डिस्क्रीट, डिफरेंट डिफरेंट, और इट इज कंप्लीटली वन? कंप्लीटली वन। ओके, ग्रेट। दैट मीन्स दे माइट बी अट्रैक्टिंग ईच अदर वेरी वेरी स्ट्रांगली, एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से मजबूती से पकड़ रहे होंगे। सो दैट मीन्स अट्रैक्शन इज वेरी वेरी स्ट्रांग, ठीक है ना। ओके, सिमिलरली यू माइट बी हैविंग अ पेपर इन फ्रंट ऑफ यू, जिसके ऊपर आप नोट्स बना रहे होंगे। ये पेपर जो है ये भी एक सॉलिड है, इसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, यस और नो? यस, ओके। सो हियर आल्सो वी आर नॉट सीइंग एनी डिफरेंस। ऐसा नहीं लग रहा कि अलग अलग पार्टिकल्स है, पूरा एक लग रहा है। पेपर के अंदर भी पार्टिकल सारे एक लग रहे हैं, स्क्रीन के अंदर भी सारे पार्टिकल्स एक लग। इसका मतलब ये मानते हो कि दे आर ऑल मेड अप ऑफ पार्टिकल्स बट दे आर स्ट्रांगली अटैच्ड टू ईच अदर, हेंस दे आर नॉट डिफरेंटली सीन। बराबर? they are all made up of particles but strongly attached to each other, hence they are not differently seen, they look like one। बराबर? अब ये जो पेपर है इसमें भी पार्टिकल्स है, ये जो स्क्रीन है इसमें भी पार्टिकल्स है, ठीक है ना। अगर मैंने पेपर को उठाकर स्क्रीन के ऊपर ऐसे चिपका दिया, मतलब आई टूक जस्ट पेपर एंड आई जस्ट पुट इट ऑन द स्क्रीन, क्या वो चिपक जाएगा? अगर मैंने पेपर लिया और स्क्रीन के ऊपर जस्ट ऐसे रख दिया, क्या वो चिपक जाएगा? नो। कोई फेविकॉल ग्लू कुछ नहीं लगाया मैंने, सिर्फ पेपर लिया स्क्रीन के ऊपर ऐसे रखा, चिपकेगा? हाँ या ना? नो। ओके, बट अभी अभी तो हमने पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। सो क्या ये पेपर और स्क्रीन एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे? आर द पेपर एंड दिस स्क्रीन नॉट अट्रैक्टिंग ईच अदर, यस और नो? अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाँ या ना? नो? नो? आंसर इज यस। आंसर इज यस, दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर। हाउ? देखते हैं। देखो, हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं ना, इस लॉ के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं जाएगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो, पेपर जो है वो भी पार्टिकल ऑफ मैटर है, क्योंकि पेपर इज अ मैटर, तो उसके पार्टिकल पार्टिकल ऑफ मैटर हुए। स्क्रीन भी एक मैटर है, तो उसके पार्टिकल्स पार्टिकल ऑफ मैटर हुए। तो पार्टिकल ऑफ मैटर विल अट्रैक्ट ईच अदर, बट दिस अट्रैक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। इसमें दो टाइप का अट्रैक्शन होता है।
एक होता है अट्रैक्शन बाय कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स काम करता है जब सिमिलर टाइप के पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करें। जैसा स्क्रीन के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से वाकिफ है, दे आर नोइंग ईच अदर, दे आर ऑफ सिमिलर टाइप, हेंस इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कॉल्ड एज कोहेसिव फोर्स। दे आर ऑल पार्टिकल्स, दे आर ऑल ऑफ सिमिलर टाइप, हेंस इनके बीच में कोहेसिव फोर्स होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए ये साथ होते हैं। On the other hand, if I take two different substances, paper and screen, two different substances, both are particles of matter, but they are not knowing each other. Their types are different. They will attract, but their attraction is called as adhesive force. Their force of attraction is called as adhesive force of attraction, जो कि बहुत weak force होता है। So ये इतना weak होता है कि ये एक दूसरे को पकड़ नहीं पाते। अगर ये चाहेंगे तो भी एक दूसरे के ऊपर चिपकेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन मैं बढ़ा सकती हूँ, मेरे को चिपकाने का ही चाहिए इसको स्क्रीन के ऊपर, मैं जाऊंगा ही नहीं इधर से जब तक ये नहीं चिपकता, ठीक है। सो आई एम वेरी वेरी क्या बोलते हैं दिस काइंड ऑफ पर्सन की जिसको एकदम जिद्दी है, ठीक है। आई एम वेरी मच जिद्दी की ये चिपकना ही चाहिए, तो मैं चिपकाने के लिए क्या करूंगा, आई विल यूज सम फेविस्टिक, फेविक्विक, है ना, फेविकॉल, और उसको मैं इसके ऊपर लगाकर फिर चिपकाऊंगा, फिर चिपक जाएगा क्या? Will it stick to it now? Yes. So now what did you do? You basically increase the adhesive force of attraction between them. आपने एक्चुअल में क्या किया है, आपने एक्चुअल में एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में बढ़ा दिया है, और कुछ नहीं किया, ठीक है। इसीलिए आप कभी, आपके पास अगर फेविकॉल का डब्बा होगा ना, छोटा सा बॉटल भी अगर होगा, ऐसा कुछ होता है फेविकॉल का बॉटल, फेविकॉल के बॉटल में अच्छे से पढ़ना, इसके ऊपर लिखा रहता है व्हाइट एडेसिव। You must have seen this word adhesive. So adhesives क्या करते हैं, दो सब्सटेंस जो कि आपस में नॉर्मली नहीं चिपकने चाहिए थे, उनके बीच में एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, उस एडेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो कि बहुत वीक था उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। So adhesives helps to increase the adhesive force of attraction between two particles. When this force of attraction increases, then they will stick to each other. If there was no force of attraction, adhesive नाम का कोई फोर्स ही नहीं होता, कुछ भी कर लेते दुनिया में, कभी नहीं चिपकते। तो एक्चुअल में अट्रैक्शन है, बट एडेसिव है, जो कि वीक होता है। तो इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें एक्स्ट्रा सब्सटेंसेस की जरूरत पड़ती है, फेविकॉल, फेविस्टिक एक्सेट्रा। कोहेसिव फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये एक दूसरे को पहले से ही पकड़ के रख सकते हैं। एनी डाउट्स हियर? एनी डाउट्स? ग्रेट, यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक सो फार? ग्रेट। सो आज एक दिन में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, विल स्टॉप हियर टुडे। वी हैव सीन द फोर पार्टिकल्स, फोर प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। टुमारो विल कंटिन्यू विद समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। कल आपके पैरों के तले जमीन खिसकने वाली है। टुडे हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट यू लर्न समथिंग न्यू, इवन दो ये टॉपिक आपने पढ़ रखा था, है ना, 6, 7, 8 कभी ना कभी तो पढ़ा होगा, बट हाउ मेनी ऑफ यू फील कि यू हैव लर्न समथिंग न्यू? एक, दो, तीन, चलो बढ़िया। कल और भी चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है ना। सो टुमारो विल मीट सेम टाइम 11:30, ठीक है, एंड विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक। चलिए, थैंक यू वेरी मच।